हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंड एएस और आईएफआरएस का पार्ट, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का पार्ट। तो इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि आपको पता है टॉपिक लेंदी है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा। तो सबसे पहले आज देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, फिर देखिए इसको जनरली कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन सा बोर्ड होता है, कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है वो आपको पता चल जाएगा। गैप क्या होता है यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा इंड एएस की पूरी डिटेल आएगी, आईएफआरएस की पूरी डिटेल आएगी। फिर देखिए मेरे हिसाब से एएस की लिस्ट भी आज कवर हो जाएगी। फिर बाकी जो लिस्ट बचेगी जैसे इंड एएस की लिस्ट और आईएफआरएस की लिस्ट है वो अगली वीडियो में कवर हो जाएगी क्योंकि उसमें मैंने कुछ थियोरेटिकल कंटेंट भी कवर किया है। देखिए दो वीडियो में कवर कर रहे हैं तो इसको सीए के कोर्स से कंपेयर मत करना क्योंकि वहाँ तो क्या है 3-4 घंटे का एक लेक्चर होता है और अराउंड इससे रिलेटेड ही पूरे के पूरे कंटेंट से रिलेटेड 8 से 10 लेक्चर बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन अलग आते हैं। यहाँ पे जनरली आप पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखोगे तो कैसे आए हुए हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दी, इंड एएस के या आईएफआरएस के नेम दे दिए और आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, इस तरीके से आ सकते हैं। नहीं तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में एक बार क्या है कि जो इंड एएस है वो कैसे कन्वर्स करता है आईएफआरएस के साथ, और साथ में कार्व इन और कार्व आउट का दे दिया था। इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट शुरू में ही कवर कर लिया जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा किन किन कंपनीज़ पे इंड एएस अप्लाई होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, छोटी छोटी टर्म्स। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन मानक। इसमें दो टर्म दे रखे हैं, एक तो है अकाउंटिंग और एक है स्टैंडर्ड। जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो ये तो आपको पता ही है, शुरू से आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आप क्या करते हो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं यानी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो यानी जर्नल बनाते हो, क्लासीफाई करते हो, लेजर क्रिएट करते हो, समराइज करते हो यानी इसमें क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो। फिर आप उसको एनालिसिस करते हो, इंटरप्रेट करते हो और कम्युनिकेट करते हो, मतलब एंड यूजर को आप दे देते हो। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल यूजर है वो इनके थ्रू क्या करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। जैसे इन्वेस्टर हो गए, बैंक हो गए, सप्लायर हो गए, जो बाहर के एक्सटर्नल यूजर हैं। इंटरनल में मैनेजमेंट ही हो गया, तो अपनी रिपोर्ट देख पाता है कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसके साथ स्टैंडर्ड्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि सारी कंपनी सेम फॉलो करें, यानी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया जाए और हार्मनी बनी रहे। इसका मतलब इक्वल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे तो वो कौन इशू करेगा, या तो गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी या कोई अकाउंटिंग बॉडी होगी जो कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करेगी। किसके थ्रू, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू। तो आपको आगे पता चल जाएगा, मैंने तो आपको हल्का सा हिंट दे दिया। अब देखिए आपकी कंपनी भी है और मेरी कंपनी भी है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते ही नहीं तो आप अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिस फॉलो करती और मैं अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिस फॉलो करता। मान लो मैं इतना ईमानदार नहीं होता तो मैं तो जानबूझ के क्या करता, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने की करता या इस तरीके से पोजीशन दिखाता जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के एक्सटर्नल यूजर यानी इन्वेस्टर अट्रैक्ट हों, बैंक मुझे आराम से लोन दे दे, सप्लायर मुझे आराम से माल दे दे, वो हो जाता। उसी तरीके से दूसरी कंपनी क्या ईमानदार है तो वो जनरली अपने क्या दिखाती है, बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाती है। तो उस तरीके से क्या होगा, कंपेयर करने में दिक्कत हो जाएगी किसको, एक्सटर्नल यूजर को। वो ये सोचेगा यार किसका सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको पता नहीं चलेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या पता वो दोनों कंपनी में इन्वेस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में जनरली क्या आ गया, गैप आ गया। आपको पता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप आपने सुना होगा, GAAP। कई जने गाप बोलते हैं, देखिए मैं भी गाप ही बोलता हूँ लेकिन मैंने कई जगह गैप गैप सुना है इसलिए मैं भी गैप बोलने लग गया। तो जनरली जो गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो नेशनल गैप होता है और एक इंटरनेशनल होता है। जैसे आप इंडियन गैप की बात कर रहे हो या यूएस गैप की बात कर रहे हो, वो जनरली नेशनल है क्योंकि उन्होंने अपने एक तरीके से क्या कर रखे हैं, इंड एएस या पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते थे वो अप्लाई कर रखे हैं। जैसे इंडिया ने क्या कर रखे हैं, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, अब इंड एएस है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी है, हटे नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि इंड एएस मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज़ को अप्लाई हो रहे हैं और जिन कंपनीज़ पे अप्लाई नहीं होंगे उन पे क्या होगा, अप्लाई एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, हटा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इंटरनेशनल गैप की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आपका आईएफआरएस का पार्ट आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उससे पहले वो क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था 2001 तक। उसके बाद क्या इशू हो गए, यानी किस नाम से इशू हो गए, आईएफआरएस नाम से इशू हो गए क्योंकि कमेटी का नाम भी चेंज हो गया। पहले वो कमेटी थी फिर वो बोर्ड बन गया। अभी आपको पता चल जाएगा, मैंने हल्का हिंट दे दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि गैप आ गए जिससे एक तरीके से क्या हो, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट हो सके, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज या रूल क्रिएट हो सके। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हर कंपनीज क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, जिससे एक हार्मनी बनी रहेगी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं होगी। तो जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होगा,
कैपिटल फ्लो अगर आपको करना है, आपको ग्लोबली जाना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो या तो क्या करो, खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल जो भी पॉलिसीज़ है उनको इनकॉर्पोरेट करो, या सेम टू सेम वैसे अडॉप्ट कर लो IFRS, जैसे IFRS इशू है सेम टू सेम अडॉप्ट कर लो। तो कई कंट्रीज़ क्या करती है, ऐसे करती है, और कई कंट्रीज़ क्या करती है, खुद के, जैसे इंडिया हो गए, जैसे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वैसे US की बात कर रहा हूँ, वो खुद के क्या करेगी, AS इशू कर देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप देख लेना, ये नॉर्मल पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या गवर्नमेंट हो सकता है या उसकी जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो इशू करती है, कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उसको रिकग्नाइज करना, इसका मतलब क्या हो गया, वही आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, तो आप जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, फिर आप प्रेजेंट करते हो, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट और डिस्क्लोज, तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट बनाते हो और एक्सटर्नल यूजर को ये दिखा देते हो। तो ये सारा प्रोसेस जब भी फॉलो करोगे तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज होनी चाहिए, सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ASB IASB ये देख लेते हैं, पर उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये गैप। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है, देखिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें दो दे रखे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल में मैंने क्या बोला आपको, जैसे इंडियन गैप होता है वैसे ही US गैप भी हो सकता है। ठीक है, जनरली आपने पढ़ा होगा। वैसे ही इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे UK, यूरोप, इनसे रिलेटेड कंट्री क्या करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। अब देखिए पहले क्या था, नेशनल गैप यानी इंडियन गैप की हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते थे, या अभी भी लगते ही हैं, ये मान के चलिए। पर मैंने आपको बताया कि अब क्या हो गया, फेज वाइज जनरली इंड AS एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो काफ़ी कम कंपनीज हो सकती है जो कि जनरली क्या कर रही है, AS अप्लाई कर रही है, क्योंकि मोस्ट कंपनीज में क्या हो गया, एक तरीके से इंड AS का पार्ट एप्लीकेबल धीरे धीरे हो ही रहा है। तो मैं फेज वाइज आपको बताऊंगा, जैसे 1 अप्रैल 15 को क्या हुआ, वॉलेंट्री पार्ट आया, उसके बाद 1 अप्रैल 16 को क्या हुआ, जितनी भी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको इंड AS अपनाना पड़ेगा, तो वो कंपलसरी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट की जो भी बॉडी है वो रेगुलेट कर रही है कि आपको अप्लाई करना ही करना है, आपको अप्लाई करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे नेशनल गैप दे दिया, इसमें दे दिया AS इन इंडिया था, अब नया वर्जन क्या हो गया, इंड AS हो गया, जो कि प्रिपेयर किया जाता है इन कन्वर्जेंस विथ IFRS। ये मैंने आगे भी कवर किया है। देखिए कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, हमें इंटरनेशनली रिक्वायरमेंट को मीट करना है, हम ग्लोबली जा रहे हैं, हमारी कंपनी बाहर जा रही है, तो देखिए आपको बताइए कैपिटल का फ्लो हो रहा है, हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं बाहर एक तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाने हैं ग्लोबली अकॉर्डिंग, ग्लोबल के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके सिमिलर एक इंड AS हमने क्रिएट कर दिए, यानी इसके अंदर सेम टू सेम IFRS से रिलेटेड पार्टी है, लेकिन कुछ डिससिमिलरिटी भी हो सकती है, कुछ डेविएशन हो सकता है। हमने सेम टू सेम अडॉप्ट नहीं करे, हमने कन्वर्स किए, मतलब सिमिलर लाइन में हमने इंड AS ले लिए, लेकिन उसमें से कुछ अपने भी लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिए। ये नहीं कि पूरे के पूरे IFRS सेम अप्लाई कर दिए, हमने कुछ अपने लॉ के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर दिए, डेविएशन कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस विद IFRS, कि सेम टू सेम अडॉप्ट नहीं करे, कुछ हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ हमने चेंजेस कर दिया। अब देखिए इंटरनेशनल गैप की बात कर रहा है, तो पहले क्या थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। पहले कौन सी कमेटी थी, IASC, आगे क्या लगा दो, C लगा दो, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, जनरली ये फॉर्मुलेट करती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2001 से क्या आ गई, इसकी जगह IASC की जगह आ गई IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे ही वो आया तो उसके बाद क्या आने लग गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आने लग गए, समझ गए। तो पहले क्या थी, कमेटी, अब क्या बन गया, बोर्ड बन गया। तो पहले हम बोल सकते हैं प्रीडिसेसर क्या था, IASC, और ये सक्सेसर क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि क्या बनाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करता है। आगे आपको समझ में, अब आपको पता है कि इंटरनेशनल जनरली क्यों जा रहे हैं हम एक तरीके से, यानी हम इंड AS खुद के बना रहे हैं, हमने सेम टू सेम अडॉप्ट नहीं करे, लेकिन फिर भी हमने IFRS के जितने भी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आपने देखे होंगे सेम टू सेम वैसे लिए हुए हैं, बस कुछ हमने अपने स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन किया हुआ है या चेंजेस किया हुआ है। तो क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है बाहर के, तो वो चाहते हैं कि सेम सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी रहे, जब भी कंपेयर करना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आराम से ग्लोबली कंपेयर कर पाए, कि दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाए, कैपिटल फ्लो हो सके, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाए। अकाउंटिंग प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, जो CA CS है आप देखते हो, वो बाहर भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, US गैप हो गए, इंटरनेशनल गैप हो गए, उनको सीख के आ रहे हैं,
और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ की कंट्रीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया इंटरनेशनल गैप टू हैव ए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज which was due to increase in international trade and size of countries. IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेट ए फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइंस। तो देखिए आ गया ना, गाइडलाइंस एक फ्रेम की, नोन एज गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो जनरली एक्सेप्टेड है, इसका मतलब सारी कंपनीज, जितनी भी कंट्रीज़ की सारी कंपनीज हैं वो फॉलो करेगी। दैट वर टू बी फॉलोड बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। जैसे देखिए हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो अगर कई जने इंग्लिश नहीं समझते हैं, आप उनको हिंदी में बोलोगे तो वो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉमन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग की एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रिएट होनी चाहिए। इट वॉज बिल्ड टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तब जाके इन्वेस्टर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और वो आपकी कंपनी का दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ कंपेयर कर पाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से क्या कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको पता है कि जनरली मैं आपको अभी बताऊंगा और भी धीरे धीरे करके। मैंने ये नहीं बताया कि जब भी इंड एस क्रिएट होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कौन फॉर्मुलेट करता है, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहले भी AS कौन करता था फॉर्मुलेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्मुलेट करता था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसकी बॉडी है, यानी किसने फॉर्मुलेट किया, ये ICAI का एक तरीके से बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। तो ये फॉर्मुलेट करता है। अब ये साथ में कंसल्टेशन किसकी लेता है, नफरा की, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलते हैं। इससे पहले इस अथॉरिटी का नाम क्या था, नकास, NACAS, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले ये थी लेकिन अब वो नफरा आने लग गई। ठीक है, तो अब जब भी आप इंड एस देखोगे फॉर्मुलेट होते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा, इसके साथ कंसल्ट करके जो भी AS है वो निकाल लेगा और उसके बाद वो MCA को दे देगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो ये किसकी बॉडी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट AS इशू करता है, लेकिन वो काम किसको देता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। और ये किसके साथ कंसल्टेशन करता है, नफरा के साथ, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि पहले क्या नाम था, नकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसके बाद क्या हो गया, जैसे इन्होंने कंसल्ट किया आपस में तो ये AS किसको दे दिए, इसको दे दिए। इसने देखा कि यार इसमें कुछ चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन, तो वापस से इसने लौटा दिया, बोला कि इसमें थोड़े से रिवाइज करो पार्ट को। जैसे रिवाइज हो गया या बिल्कुल सही था पार्ट मान के चलिए, तो MC ने क्या कर दिया, पब्लिक में नोटिफाई कर दिया कि ये कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया फेज वाइज आ गया कि 1 अप्रैल 15 से क्या था, वॉलंटरी था, 1 अप्रैल 16 से क्या आ गया, कंपलसरी आ गया कि ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ क्या है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा, इंड AS फॉलो करना ही पड़ेगा। तो MC क्या करता है, उन इंड AS को नोटिफाई कर लेता है अलग अलग कंपनीज के लिए और उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बोल रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बीइंग ए प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी इन द कंट्री टुक अपॉन इटसेल्फ द लीडरशिप रोल बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 1977 विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोल रहा है, एक मिनट, देखिए ये बोल रहा है एकेडमिशियंस, जनरली वो हो सकते हैं जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, आपको पता है कि लॉ से रिलेटेड फील्ड में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड फील्ड में जो भी एक्सपर्टीज़ है, इकोनॉमिक्स, तो वो जनरली आते हैं एक साथ। और अदर प्रोफेशनल बॉडी, इसमें फिक्कीज़ आ गया, एसोचैम आ गया, इस तरीके से बॉडी होती है। तो वो क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब ये क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने का काम करती है, किसके साथ, नफरा के साथ, कंसल्ट करती है एक साथ, फिर उसके बेसिस पे क्या करती है, रिकमेंड करती है। अब रिकमेंड करने के बाद वो किसको दे देती है, MCA को दे देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, ताकि वो नोटिफाई कर सके पब्लिक में। ठीक है, ASB फॉर्मुलेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। अब देखिए आपको पता है कि ये ASB तो किससे रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है, इंड AS की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, डेट वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 2001 इन लंदन एज द सक्सेसर टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये अब खत्म हो गई और 1 अप्रैल 2001 से ये आ गया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मैंने ये फुल फॉर्म नहीं लिखा तो लिख दूंगा बाद में। इट इज़ एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग IFRS। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ये बोला कि 2001 तक अराउंड, मेरे को ध्यान आ रहा है कि 1973 से लेके 2001 या 2000 तक पहले क्या इशू होते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी भी हैं वो IAS, तो इसको हम जनरली नाम क्या बोलते हैं, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन अब क्या बोलते हैं, 2001 के बाद से जो भी IFRS है, जो भी पार्ट आए, जो भी स्टैंडर्ड आए, उसको क्या बोलते हैं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
ठीक है। और देखना नंबरिंग भी आपको सेम लगेगी, किसकी, इंड एस की और IFRS की। जब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा यार नंबरिंग तो क्या है, सेम ही है। ठीक। अब बोल रहा है कि इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन गाप एंड IASB। तो आपको पता है कि जनरली ये तो गाइडलाइंस है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जबकि ये क्या एक बोर्ड है जो कि इसको अप्लाई करने का काम करता है। तो ये बोल रहा है कि IASB इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी whereas GAP refers the set of guidelines that IASB wishes country to adopt as standard accounting principle। एक कॉमन लैंग्वेज बन जाए, एक कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारी कंपनीज क्या करे, अप्लाई करे। तो गाप जनरली IASB ये चाहता है कि जनरली जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, वो सारी की सारी कंट्रीज़ की कंपनीज है वो अप्लाई करे, ताकि एक कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसी क्रिएट हो सके। अब आपको बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाई IFRS। अब देखिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, IFRS को। जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन डेवलप करता है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, मैंने आपको बताया था। इससे पहले इसका नाम क्या था, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उससे रिलेटेड कमेटी क्या थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, C लग के आता था। अब क्या लगता है, B, यानी बोर्ड हो गया। These are designed as a common global language for the affairs of the business such that they are understandable and comparable worldwide। वही देखिए आपको ऊपर बताया था मैंने पार्ट। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव में क्या बोलेगा, वही सबसे पहले देखिए एक बार पढ़ के देख लेना, सिंपल पार्ट है। इसमें बोल रहा है कि वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल जो फॉलो कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब जब भी अलग अलग नेशन से रिलेटेड कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करेगी तो इन्वेस्टर को भी टिपिकल लगेगा, दिक्कत होगी और वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उस केस में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और साथ में एक फ्रेमवर्क मिल गया कि किस तरीके से कंपनी को क्या करना है, या जो भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना है ग्लोबली जाने के लिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से ग्लोबल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको आसान रहेगा, ठीक है, किसी भी पार्ट को अडॉप्ट करना, क्योंकि वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल दिया, एक तरीके से बोल रहा है सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना आसान होगा। फिर ये बोल रहा है इट इज़ ऑफ मोर सिग्निफिकेंस फॉर दोज कंपनीज विच हैव डीलिंग इन सेवरल कंट्रीज। अब देखिए मैंने इतना क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि नॉर्मल पार्ट है, आप देख के भी आराम से कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। अब एप्लीकेशन ऑफ IFRS की बात कर रहा है तो देखिए दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है अडॉप्शन और एक आता है कन्वर्जेंस। देखिए अडॉप्शन का मतलब क्या हो गया कि आपको ओरिजिनल फॉर्म में ही IFRS को अडॉप्ट करना है। अगर आप क्या कर रहे हो अपने, जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया ने इंड AS नहीं बनाए होते तो वो जनरली क्या करती, मान के चलो अगर इंटरनेशनली उसको क्या करना है, सारे के सारे स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है, तो वो सेम टू सेम ओरिजिनल फॉर्म में उसको ले लेती और उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं होता, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि जहाँ पे डेविएशन या मॉडिफिकेशन का पार्ट आ गया उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप खुद के बना रहे हो। लेकिन अगर खुद के नहीं बना रहे तो आपको सेम टू सेम क्या करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है बिना किसी डेविएशन के। फिर कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, जो भी IFRS IASB ने इशू किए हैं उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा। जैसे बोल दिया कि देखो अगर आपको पता है कि IFRS ने जितने भी स्टैंडर्ड इशू करे, मान के चलो 30 इशू करे, तो आप 30 के 30 अगर अप्लाई कर दोगे सेम टू सेम तो वो तो अडॉप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 जो अडॉप्ट करे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया अपने लॉ के अकॉर्डिंग, अपने लोकल लॉ के अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अलावा आपने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर कर दिए, या आपको पता है कि 30 जो पार्ट है उसमें एक स्टैंडर्ड में कुछ एडिशन का पार्ट है या कुछ एक तरीके से डिस्क्लोजर है जो आपको नहीं करना, तो आपने वो हटा दिया। तो इसका मतलब आपने क्या करा, मॉडिफिकेशन कर लिया। आपने जो भी रिकॉग्नाइज पार्ट किया यानी एसेट्स को, लाइबिलिटी को, एक्सपेंस को, इनकम को, तो अपने अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया, यानी आपने अकाउंटिंग स्टैंड लिए इनके, लेकिन आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कंट्री में डेविएट फ्रॉम IFRS इशूड बाय IASB टू सर्टेन एक्सटेंट, डेविएशन कैन बी चेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल फॉर रिकग्नाइजिंग असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, एडिशन और डिलीशन ऑफ डिस्क्लोजर्स, कंसिडरिंग द लोकल लॉ ऑफ द कंट्री अप्लाइंग IFRS। तो इंडिया क्या करेगी, जब इंड AS अपना रही है तो अपने लोकल लॉ को भी देख रही है। एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस में जरूरी नहीं कि IFRS के साथ ही सिमिलरिटी रखे, उसमें कुछ चेंजेस कर रही है। कुछ डिस्क्लोजर में क्या कर रहा है, एडिशन पार्ट कर रही है, डिलीशन कर रही है, वो सारा पार्ट आ गया। इसी तरीके से बोल रहा है एडिशन और डिलीशन ऑफ एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स IFRS में कवर है उससे रिलेटेड पार्ट में कुछ एडिशन ऐड कर रही है या कुछ डिलीशन कर रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, केस भी होते हैं
कोर्ट केस, उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है आपको, अपने लोकल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग को अप्लाई करना पड़ता है। तो उस केस में अच्छा क्या है, सेम टू सेम अडॉप्ट नहीं करो, कन्वर्स कर लो। इससे अच्छा सिमिलर लाइन में क्या करो, क्रिएट कर लो, जिससे क्या होगा आपके खुद के भी एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएंगे जो आपकी कंट्रीज़ की कंपनीज फॉलो करेगी। अब बेनिफिट का पार्ट है वो तो देखिए सिंपल है, इसलिए बाद में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इंड एस क्या है, कौन इशू करता है, किन कंपनीज पे जनरली क्या होता है ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया था कि इंड एस क्या है, कौन इशू करता है। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंड एस स्टैंड्स फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल पार्ट एंड आर कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो हमने क्या करा, अडॉप्ट नहीं करा, हमने क्या कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। इन सिंपल टर्म, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। तो आपको पता है कि पहले के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो एक तरीके से इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते थे, इसलिए मॉडिफिकेशन के फॉर्म में इंड AS लेके आ गए। देखिए जब मेरा बर्थडे आता है यानी 19 फरवरी को, तब जनरली ये इशू किए गए थे 19 फरवरी 2015 को, ठीक है। तो वो आगे नीचे लिखा हुआ है मैंने, वैसे तो यहाँ पे बोला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICI डिसाइड टू कन्वर्ज एंड नॉट टू अडॉप्ट IFRS। आ गया, डिसाइड टू कन्वर्ज एंड नॉट टू अडॉप्ट IFRS इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उस केस में आपको बताया कि ICI ने क्या फॉर्मुलेट करी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्मुलेट किया हुआ था, उसके थ्रू क्या होता है एक तरीके से AS निकल के आ जाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि देखिए कंसल्टेशन किसकी रहती है साथ में, नफरा की, मैंने आपको बताया था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोल रखा है हु हैज़ इशूड इंड AS। तो यहाँ पे बोल रहा है इंड AS वर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि देखिए नोटिफाई कौन करता है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वो किसकी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये बोल रहा है अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICI एंड इन कंसल्टेशन विथ नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप बोलोगे सर ये तो चेंज हो गई ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नाउ इट इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये आ गया। अब आपको बोला नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिकमेंड दीज स्टैंडर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिकमेंड करेंगे। MCA हैज़ टू स्पेल आउट, मतलब नोटिफाई करेगी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इन इंडिया, कि आपको अब कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इन स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी है जिन जिन कंपनीज के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है वेयर इन कंपनीज एक्ट हैज़ दीज रूल बीइंग नोटिफाइड। तो ये बोल रहा है कि जो भी ये रूल्स बने ये कहाँ पे कंपनीज एक्ट में नोटिफाइड है। तो देखिए याद रखना, यहाँ बोल रहा है कंपनीज रूल 2015 में ये नोटिफाइड है। तो ये बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन फरवरी 1915, देखिए आ गया, हैड नोटिफाइड द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी कंपनीज रूल्स 2015 ब्रैकेट में दे रखा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज इन ए फेज्ड मैनर बिगिनिंग फ्रॉम अकाउंटिंग ईयर 16-17। पर देखिए फेज मैनर में पहले वॉलंटरी था 1 अप्रैल 15 से, आप बोल सकते हैं कि 16-17 से था, लेकिन वो कंपलसरी था 16-17 से। 1 अप्रैल 15 से कंपनी क्या है अपनी मर्जी थी, अडॉप्ट कर सकती है तो कर सकती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1 अप्रैल 16 से पॉलिसी लेके आए, फिर थोड़ा अमेंड करने के बाद 1 अप्रैल 17 को लेके आए, फिर 1 अप्रैल 18 को लेके आए, इस तरीके से अलग अलग फेज़ हो गई। तो यहाँ पे यही बोल रखा है लेटर MCA हैज इशूड 3 अमेंडमेंट रूल्स, 1 इन ईच ईयर 16, 17, 18 टू अमेंड द 2015 रूल्स। तो देखिए जो 2015 रूल्स है उसको अमेंड करने के लिए क्या करा, फेज वाइज मैनर में थोड़े थोड़े रूल्स और ऐड कर दिए गए। अभी आपके आ जाएगा, मैंने यहाँ पे देखिए कवर कर रखा है, ये रहा फेज़ 1, फिर फेज़ 2, इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा। फिर मैंने फेज़ 3 और फेज़ 4 भी बता दिया है, जो कि किसके लिए, एक तरीके से बैंकिंग, इंश्योरेंस और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ मीन बाय कार्व आउट्स एंड इन्स इन इंड AS। सिंपल पार्ट है, टिपिकल नहीं है, तो आपको बस क्या करना है, इसकी 2 लाइन याद रखनी है। देखिए पहली लाइन क्या है कि जो कार्व आउट है वो क्या है, डेविएशन है इंड AS का IFRS से, कि हल्का सा डेविएशन है। और कार्व इन का मतलब क्या है कि जो भी IFRS में स्टैंडर्ड दे रखे हैं उसके अलावा एडिशनल नोट आपने और ऐड कर दिए, उसे बोलते हैं कार्व इन। इन मतलब आना, तो आपने क्या कर दिया, एडिशनल नोट और ऐड कर दिए, सिंपल पार्ट। पर देखिए नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जनरली कार्व आउट बोलते हैं सारे पार्ट को। अगर सिंपल मीनिंग देखेंगे, लोग बोलेंगे कार्व आउट क्या है, तो नॉर्मल क्या बोलेंगे, जो भी मॉडिफिकेशन किए गए। हमें पता है कि IFRS को हमने सेम अडॉप्ट नहीं करा, उसमें कुछ क्या करा, चेंजेस कर दिए अपनी कंट्री के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री की जो भी एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम को रिकग्नाइज के अकॉर्डिंग, लोकल लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डेविएशन का पार्ट आता है और अगर आप 30 जैसे स्टैंडर्ड है मान के चलो IFRS, ठीक है, और उसमें से कुछ कम ही चुनते हो, इसका मतलब 29 चुनते हो, ऐसे हो गया, या जो 30 चुनते हो उसमें से कुछ क्या करते हो, डिस्क्लोज नहीं, कुछ डिलीशन कर देते हो, कुछ हटा देते हो, तो जनरली हम उसे क्या बोलेंगे, कार्व आउट बोलेंगे। यहाँ पे यही बोल रखा है।
तो यहाँ पे देखना ये बोल रहा है एस इंड AS आर कन्वर्ज स्टैंडर्ड फॉर IFRS, दैट इज IFRS आर नॉट अडॉप्टेड एज इट इज़। तो IFRS को सेम अडॉप्ट नहीं किया जाता। Certain changes have been made in IFRS considering the economic environment of the country. These differences are due to differences in application of accounting principle and practices and economic conditions prevailing in India. जो मैंने आपको बताया, ऊपर भी आपने देखा था। These differences which are in deviation to the accounting principles stated in IFRS are commonly known as carve outs. तो commonly देखो क्या बोला जाता है deviation को carve out, लेकिन कार्व आउट का असली मतलब क्या है? ए कार्व आउट एसेंशली मीन्स द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर IFRS आर नॉट बी अडॉप्टेड। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी IFRS के अंदर सर्टेन रिक्वायरमेंट थी वो आपने अडॉप्ट नहीं की, तो आपने इंड AS में उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्व आउट। और बोला देर इज सर्टन एडिशनल नोट और गाइडेंस गिवन इन इंड AS विच इज़ ओवर एंड अबाउट टू व्हाट इज गिवन इन द IFRS। तो IFRS में जो भी सर्टन स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट दे रखी है उससे ज़्यादा आपने कवर कर दिया, एडिशनल नोट दे दिए, उसे बोलते हैं कार्विन। तो कार्व आउट में क्या करा? आपने कुछ रिक्वायरमेंट कवर नहीं की, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार्विन में कुछ आपने रिक्वायरमेंट कवर कर ली, ठीक है, यानी एडिशनल आपने कवर कर ली। तो समराइज वे में क्या बोल सकते हो? डेविएशन इन इंड AS फ्रॉम IFRS, उसे बोलते हैं कार्व आउट। और कार्वन का मतलब क्या है? एडिशनल नोट इन इंड AS विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन IFRS, जो कि IFRS में प्रेजेंट नहीं है, उससे ज़्यादा ही अपने एडिशनल नोट या गाइडलाइंस कवर कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि कब से इंड AS एप्लीकेबल हुए इंडिया में। तो यहाँ पे बोल रहा है MCA के पास पावर है स्पेल आउट करने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, यानी एक तरीके से नोटिफाई करने का। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि MCA इज नोटिफाइड ए फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड AS। तो जनरली जब आप क्या करोगे, पुरानी किसी की वीडियोज़ देखोगे तो वो 2 फेज़ बताएंगे, एक तो फेज़ 1 होता है और फेज़ 2 होता है। लेकिन देखिए क्या होता है कि फेज़ 3 भी हो सकता है, फेज़ 4 भी और फेज़ 5 भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि सबके क्या है, कवर करने का पार्ट अलग होता है। कोई पर्टिकुलर क्या करेगा, टेबल यानी इस तरीके से चार्ट बना देगा, कोई अलग अलग बताएगा। तो जब आप क्या करोगे, CS की बुक देखोगे, रेफरेंस की, CA की देखोगे, तो फेज़ 4 दिखेंगे, 5 दिखेंगे, लेकिन सबका रेफरेंस सेम है, याद रखना। लेकिन जब फेज़ 1 और फेज़ 2 आप देखते हो तो इसका मतलब आपको उन्होंने और पार्ट कवर नहीं करवाया, आपको उन्होंने बैंकिंग कंपनी, NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट कवर नहीं करवाया कि उनके लिए कैसे इंड AS एप्लीकेबल होगा। तो वो थोड़ा उन्होंने गलत कर दिया। तो जब आप वीडियोज़ देखते हो तो वहाँ पर यही पार्ट आता है, ठीक है। और कई जने क्या करते हैं, आपको इंड AS बताते हैं कि 40 हैं, 41 है, ऐसे है जनरली। देखिए अगर आप ना विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो क्या बताएगा कि 41 अभी तक नोटिफाई हुए हैं, लेकिन टोटल मिला के कितने 42 दिखेंगे आपको, उसमें से 3 क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो अब कितने बचे? 39। अब कौन कौन से हटे हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसकी जगह क्या ऐड किए गए थे इसी में ही इंड AS में, वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक। अब वो मेरे हिसाब से अगली वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आज तो सिर्फ मैं आपको AS की लिस्ट बता दूंगा। और AS की लिस्ट जब भी आप देखिए तो देखिए यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना कि कैसे रिमेंबर किया जाए, तो वो स्टोरी बना के बता देते हैं कि AS की जनरली स्टोरी है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो देखिए आपको बस क्या करना है, AS की नंबरिंग याद रखनी है और AS के नेम याद रखने हैं। वैसे AS नहीं आएगा, ज़्यादातर आप क्या आएंगे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाले इंड AS और IFRS के पार्ट आ जाएंगे, कि एक तरीके से मैचिंग वाले पार्ट आ जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है इंड AS शैल बी अडॉप्टेड बाय स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन देयर नेटवर्थ एंड द लिस्टिंग स्टेटस। मतलब वो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है, उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है और 500 करोड़ तक है, यानी 500 करोड़ से कम है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो जनरली उस केस में आपका पार्ट आ जाएगा। दीज फेजेज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंक्स, NBFC एंड इंश्योरेंस कंपनीज सेपरेटली शोन। तो देखिए कैसे फेजेस सारी कंपनीज पे अप्लाई हो गया, अब आपको पता चल जाएगा। पहले फेज़ में क्या था, ये बोला कि हम 1 अप्रैल 15 से आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे ही 19 फरवरी 2015 से नोटिफाई करे, काफ़ी सालों से चल रहा था। देखो 2011 में इंप्लीमेंट होने वाले थे ये इंड AS, लेकिन क्या है आपको पता है हमारी सरकारें ढीली हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये 19 फरवरी 2015 में एप्लीकेबल हुआ। जैसे GST बोलते हो, पता नहीं हम कब से सुन रहे थे, जब से मैं पढ़ता था, लेकिन वो फिर कब एप्लीकेबल हुआ, 2017 में, 2017 बोल रहा हूँ, 2017 में एप्लीकेबल हुआ। तो वैसे यहाँ पे भी ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ढीली है, धीरे धीरे करके एप्लीकेबल करती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फेज़ 1 में 1 अप्रैल 15 से वॉलंटरी बेसिस पे, वॉलंटरी बेसिस का मतलब क्या हो गया, कंपनी की मर्जी है अडॉप्ट करे या नहीं करे, या पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही उस वक्त चलती रहे। तो कुछ कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया था और कुछ ने नहीं करा। एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज विद कंपेरेटिव्स, तो वो अडॉप्ट कर लेती, कुछ कंपनी करती, कुछ कंपनी नहीं करती। लेकिन 1 अप्रैल 16 से मैंडेटरी बेसिस पे हो गया, किन कंपनीज के लिए, वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो, 500 करोड़ के इक्वल या उससे ज़्यादा हो। अब उसमें कौन सी कंपनीज आ जाएगी, लिस्टेड भी आ जाएगी और अनलिस्टेड कंपनीज भी आ जाएगी। तो देखिए बोल रहा है कंपनीज ग्रेटर देन और इक्वल टू ₹500 करोड़, नेट वर्थ ऑफ लिस्टेड कंपनीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़। वैसे ही अनलिस्टेड कंपनी का भी यही है सेम।
पर ये बोल रहा है कि उसके साथ जो भी उसकी क्या कंपनी है, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएटेड या जॉइंट वेंचर जो भी है इनकी, उन पे भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा इंड एस का पार्ट। यानी देखिए अगर एक्स कंपनी पे क्या लग रहा है, इंड एस लग रहा है, तो अगर वाई कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी है एक्स की या सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, तो इस पे भी क्या लगेगा, इंड एस का पार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे उसकी नेटवर्थ क्या है इससे कमी हो, चाहे नेटवर्थ इससे कमी हो, उन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बोल दिया। तो ये बोला इट इज़ एप्लीकेबल टू द कंपनी डेट आर आइदर लिस्टेड और अनलिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जब भी आपको पता है कि 1 अप्रैल 16 को जैसे एप्लीकेबल हुआ तो उस वक्त कुछ कंपनीज क्या हो रही थी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के प्रोसेस में थी, ठीक है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, तो तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। वंस इंड एएस आर एप्लीकेबल एन एंटिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर बाद में ये मत बोलना कि 500 करोड़ से हमारी क्या हो गई, नेटवर्थ कम हो गई। जनरली देखिए नेटवर्थ में क्या आता है, पेड अप कैपिटल का पार्ट आ जाता है और कुछ रिजर्व्स का पार्ट आ जाता है। नीचे मैंने नेटवर्थ को कवर किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। नेटवर्थ शैल बी चेक्ड फॉर द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए चेक की जाएगी। अब दूसरा फेज़ देखिए, दूसरा फेज जो स्टार्ट हुआ कब से हुआ, 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट हुआ, ये बोल रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 17। तो अमेंडमेंट लेके आ गए किसमें, कंपनीज रूल 2015 में, कंपनीज ब्रैकेट में क्या है, इंड एएस ब्रैकेट बंद, रूल्स 2015 उसमें ये लेके आए गए अमेंडमेंट, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 17, ऑल लिस्टेड कंपनीज नॉट कवर्ड इन फेज़ 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फेज़ 1 में जो कवर नहीं थी वो कंपनीज भी आ जाएगी लिस्टेड वाली। तो आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी जो फेज़ 1 में कवर थी वो क्या थी, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, आपको पता है। तो इसका मतलब जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम भी होगी वो भी जनरली फेज़ 2 में अब आ गई। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, सारी की सारी लिस्टेड कंपनी 1 अप्रैल 17 से एप्लीकेबल हो गई। 1 अप्रैल 16 से तो क्या थी, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की नेटवर्थ वाली कंपनी जो भी लिस्टेड है, वहाँ पे अनलिस्टेड भी थी, ठीक है याद रखना। तो वहाँ पे हम सारी कंपनीज़ की बात करते हैं जो कि 500 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ हो या 500 करोड़ के इक्वल हो। लेकिन फेज़ 2 में क्या बात कर रहे हैं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम भी है तो वो भी एक तरीके से इंड एएस का पार्ट अप्लाई करेगी ही करेगी। वैसे ही अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। अब देखिए अनलिस्टेड कंपनी ऊपर आपने देखा था फेज़ 1 में, तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर नेटवर्थ है तो उस केस में 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल हो गया। लेकिन अगर 500 करोड़ से कम नेटवर्थ है लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर इंड एएस 1 अप्रैल 17 से अप्लाई होने लग गया अनलिस्टेड कंपनीज पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, 250 करोड़ है, तो उस केस में क्या होगा, आपके इंड एएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो। तो यहाँ पे बोल दिया अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है बट लेस देन 500 करोड़, तो आपके इंड एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और इस तरीके से बोल दिया कि जो ये कंपनीज़ है इसकी कोई पेरेंट कंपनी हो गई, सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट हो गई, वही जॉइंट वेंचर हो गई रेस्पेक्टिव कंपनीज़ की, इन पे भी इंड एएस अप्लाई होने लग जाएंगे चाहे इनकी नेटवर्थ कुछ भी हो, ठीक है। और सीधी सी बात है होल्डिंग कंपनी की तो नेटवर्थ ज़्यादा ही होगी सब्सिडरी से, सीधी सी बात। लेकिन ये उल्टा हो सकता है कि क्या पता सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ कम हो फिर भी उस पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि होल्डिंग कंपनी पे वो अप्लाई हो गया। तो होल्डिंग कंपनी की जो भी सब्सिडरी हो गई, जॉइंट वेंचर हो गई, एसोसिएट हो गई, उन पे भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये बोल रहा है लिस्टेड कंपनीज विल नॉट इंक्लूड कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज, कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एएस, ये बोल दिया। Once Ind AS are applicable, an entity shall be required to follow the standards for all subsequent financial statement। ये मैंने आपको बताया। Companies not covered in phase 1 and phase 2 shall continue to apply existing accounting standards notified in Companies Rule 2006। तो देखिए आपको पता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी टोटल मिला के कितने हैं, 27 रनिंग है। वैसे टोटल मिला के अभी तक ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कितने इशू कर दिए थे, एक तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि MCA द्वारा नोटिफाई कर दिए गए थे 32, लेकिन उसमें से 5 एक तरीके से ओमिट हो चुके हैं जो मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी कितने बचे आपके, 27 ही बचे हुए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 की कंपनीज नहीं आ रही तो उस केस में क्या होगा, कंपनीज नॉट कवर्ड इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 उनके लिए पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अप्लाई होंगे, इंड एएस अप्लाई नहीं होंगे। अब फेज़ 3 आ गया। फेज़ 3 जो था वो किसके लिए था, जितने भी बैंक्स हो गए, जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। तो जब आप यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो उसमें जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस टू ऑल बैंक्स, NBFCs एंड इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 1 अप्रैल 18 हुज नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू INR 500 करोड़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18। इसको भी मैं चार्ट के थ्रू बना सकता था, बात तो वही पड़ जाती। देखिए यहाँ पे लिस्ट में एक गलती है बस इस पर्टिकुलर लिस्ट में, इसमें जनरली आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है,
मोर देन रुपीज़ 250 करोड़। तो यहाँ पे बस ये देख लेना मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ से। जैसे हमने ऊपर देखा कि 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी क्या है 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ मोर देन आ गया, लेकिन इक्वल टू भी है, याद रखना मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ बट लेस देन 500। ठीक है, तो ये अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। तो इससे नीचे जो अनलिस्टेड कंपनी होगी इसका मतलब 250 करोड़ से कम 249.99 करोड़, 250 करोड़ या उसके इक्वल है, सॉरी 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में फेज़ 2 का पार्ट अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इंड एस एप्लीकेबल है। अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है तो उस केस में इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, लेकिन जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सबके लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए फेज़ 3 का जब भी पार्ट आप देखोगे उसमें क्या बताया आपको मैंने कि जो इंड एस है सारे बैंक्स, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, हुज नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू INR 500 करोड़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18। तो यहाँ पे भी यही आ गया, देखिए मोर देन और इक्वल टू, तो इसको भी आप चार्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ पे बोल दिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शैल नोटिफाई द सेपरेट सेट ऑफ इंड एस फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18। तो इस केस में क्या बोल दिया कि इंड एस के सेपरेट सेट होंगे, किसके लिए, बैंक के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। NBFCs include core investment companies, stock brokers, venture capitalists, etc. Net worth shall be checked for the past 3 financial year, ये आपको पता ही है। अब देखिए आपको पता है कि फेज़ 3 के बाद फेज़ 4 आ गया। अब देखिए जो फेज़ 4 बोलता है ना, इसमें क्या बोलता है, सारे जो भी NBFC है उनकी अगर नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम, तो उस केस में 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल हो गया। तो देखिए आप देख सकते हो पहला जो फेज़ था उसमें हमने बोल दिया 1 अप्रैल 15 वॉलंटरी बेसिस पे और 1 अप्रैल 16 मैंडेटरी बेसिस पे। दूसरे फेज में हमने क्या बोला 1 अप्रैल 17 से, जो कि अनलिस्टेड कंपनीज के लिए था एक तरीके से, और लिस्टेड कंपनीज में क्या हो गई, सारी आ गई। और फेज़ 3 का पार्ट देखा तो ये तीनों आ गए एक तरीके से, और उसमें क्या बोल दिया 500 करोड़ जो नेटवर्थ है उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है, जनरली ये बोल रहा है। और जब फेज़ 4 की बात कर रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है 250 करोड़ की नेटवर्थ या उससे ज़्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है, तो सारे NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उनके लिए इंड एस मैंडेटरी हो जाएगा, कब से, 1 अप्रैल 19 से, यही बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे डेफर्ड का पार्ट भी है, मतलब थोड़ा सा उनको टाइम दे दिया गया है। तो यहाँ पे बोल दिया इंड एस वर एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनीज ऑन 1 अप्रैल 18। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस ऑन कमर्शियल बैंक बाय 1 ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल 19। इनका मतलब उनको टाइम दिया गया कि आप अडॉप्ट करो आराम से, तो आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं और 1 अप्रैल 19 से आपको क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 अप्रैल 18 से तो एक तरीके से क्या कर दिया कि आपको एप्लीकेबल करना ही, यानी आपको अप्लाई करना है, लेकिन अब ये बोल दिया कि डेफर्ड भी कर दिया। आरबीआई ने एक तरीके से क्या कर दिया, कमर्शियल बैंक को राइट दे दिया कि अब आप 1 अप्रैल 19 से इसको अप्लाई कर सकते हो इंड एस को। तो 1 साल के लिए क्या कर दिया, उनके लिए टाइम दे दिया गया उन्हें। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है इंड एस वर एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 1 अप्रैल 18। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA हैज़ डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस इन इंश्योरेंस सेक्टर बाय 2 ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल 2020। तो इसका था 1 ईयर बैंकिंग कंपनीज का, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करोगे तो उनको 2 साल का राइट दे दिया गया कि वो 2 साल बाद 1 अप्रैल 20 से इंड एस को अप्लाई कर सकती है। तो आपको पता है कि अभी जैसे चल रहा है अपना जून का, तो अब 1 अप्रैल 20 से एप्लीकेबल हो गया। तो किसी ने ये कवर नहीं करवा रखा था, कईयों ने क्या कर रखा है, ये पर्टिकुलर पार्ट कवर नहीं करवा रखा। और ये बोल रहा है कि एक बार जैसे इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सब्सिडीज पे, होल्डिंग पे, एसोसिएट कंपनीज पे, जॉइंट वेंचर पे अप्लाई हो जाएगा, ये हमने ऊपर पढ़ा था। कंपनीज कैन फॉलो इंड एस आइदर वॉलंटरी और मैंडेटरली, बट वंस ए कंपनी स्टार्ट फॉलोइंग इंड एस इट कैन नॉट रिवर्ट बैक टू इट्स ओल्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप बोलोगे सर यहाँ एप्लीकेबल तो कर दिया सारी कंपनीज के लिए, तो आप वॉलंटरीली कैसे बोल रहे हो, क्योंकि वो तो 1 अप्रैल कब था, 15 को ही था वॉलंटरी बेसिस पे। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पे तो चलो लिस्टेड और अनलिस्टेड सारी कंपनीज हैं 500 करोड़ से ऊपर, 500 करोड़ या उससे ऊपर, लेकिन फेज़ 2 में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल दिया, सारी लिस्टेड कंपनी हो गई। तो चलो इनके लिए तो मैंडेटरी हो गया, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज में जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है जनरली उन पे इंड एस अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो अनलिस्टेड कंपनी एक बार अगर इंड एस अप्लाई कर लेती है तो उनको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 साल अप्लाई कर रही है, 1 साल अप्लाई नहीं कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको पता है कि जिन पे ये फेज़ अप्लाई नहीं होता उन पे क्या अप्लाई होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने वाले अप्लाई हो जाएंगे। अब आपको बोल रहा है हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे देखिए वही पेड अप कैपिटल आ गया, ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, डेफर्ड एक्सपेंडिचर लेस हो गए, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट, कि अभी तक उनको रिटर्न ऑफ पीएनएल से नहीं किया गया है, तो वो जनरली आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। जैसे ही लेस करोगे वो नेटवर्थ का पार्ट आपका आ जाएगा। पेड अप कैपिटल में जनरली क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसकी पेड अप कैपिटल का पार्ट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या बचा है, बेनिफिट ऑफ IFRS का बचा हुआ है। फिर आपके AS की लिस्ट आ जाएगी।
तो देखिए बेनिफिट आपको पता ही है, सिंपल से बेनिफिट है कि जब भी इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ करने के लिए आईएफआरएस जरूरी है। आपको पता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए कि जब भी कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो क्या देखेगा, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट देखेगा, स्टेटमेंट देखेगा। अगर वो सेम नहीं रहेंगे तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक। और वो क्या करेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उस केस में क्या बोल दिया कि आईएफआरएस होने चाहिए, सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। इट बेनिफिट्स द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ इट्स इंटरनेशनल बिजनेस, बाय एनकरेजिंग द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। इट लीड्स टू मोर फॉरेन कैपिटल फ्लो टू द कंट्री। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल फ्लो होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर यूजिंग ए कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन्वेस्टर बेटर अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज अपोज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर यूजिंग ए डिफरेंट सेट ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कोई कंट्री आपको मान के चलो कि अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है जो कि आईएफआरएस के कंपेयर में नहीं है, यानी उसकी इक्वलिटी में नहीं है, तो उस केस में जो भी इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने आपको बताया वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस केस में अगर आईएफआरएस होते तो कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता जो इन्वेस्टर को एक तरीके से बेटर हेल्प करता। जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अलग अलग कंट्रीज़ क्या कर रही है, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, वो उनको हेल्प नहीं कर पाती और इन्वेस्टर को कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प कर पाते। फिर आपको बोल रहा है द इंडस्ट्री इज एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम फॉरेन मार्केट एट लोअर कॉस्ट if it can create confidence in the minds of foreign investors that their financial statements comply with globally accepted accounting standard। तो इसका मतलब क्या है, जो भी इंडस्ट्री है उसको क्या करना है, एक तरीके से कैपिटल फ्लो, मतलब हम बोल सकते हैं कि मशीनरीज ये परचेज करनी है, बाहर से क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, बाहर की कंपनीज़ की जो भी, बाहर की कंट्रीज़ की जो भी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे पैसा लगा रही है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। तो लोअर कॉस्ट पे एक तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल या फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर को क्या करते हो, कॉन्फिडेंस में ले लेते हो कि हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो किए जा रहे हैं। इट ऑफर्स अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स मोर अपॉर्चुनिटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रिवेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मतलब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड पर्सन होते हैं वो बाहर जाके क्या करते हैं, आप देखते हो जॉब वॉब कर सकते हैं, क्योंकि जनरली उन्हें पता है कि हमने जो पढ़ा है और बाहर जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है। हमने जो यहाँ स्टैंडर्ड देखे हैं और बाहर जो देखे हैं वो सेम टू सेम है। तभी आप देखोगे कि आईएफआरएस के एक तरीके से इंड एस जो भी कन्वर्स में आ रहे हैं वो किसके कन्वर्स में आ रहे हैं, आईएफआरएस के कन्वर्स में आ रहे हैं और सेम टू सेम एप्लीकेबल होते जा रहे हैं। हाँ, कुछ डिसिमिलरिटी है, कुछ डेविएशन है जो आपको पता है होगी ही होगी, क्योंकि हमारे लोकल लॉ है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट हो गया। अब आपका जो लिस्ट बची है वो किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बची हुई है। तो एक बार आप ये पढ़ लेना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तक की हैं, लेकिन हावर AS 8 ऑन अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन विदड्रॉन कंसिक्वेंट टू द इश्यूएंस ऑफ AS 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। तो AS 26 जैसे ही आया तो ये AS 8 हट गया। इसके अलावा देखिए AS 6 भी हटा हुआ है और एक और है AS 9 भी हटा हुआ है, और पहले 30 था, 31 था और 32 AS थे, ये भी हटे हुए हैं। तो जैसे ये 3 हट गए और इसके अलावा आपको पता है कि AS 8 चलो किस में मिल गया, AS 26 में मिल गया, AS 28 किस में मिल गया, सॉरी AS 8 किस में मिल गया, AS 26 में मिल गया। तो AS 8 हट गया और एक AS 6 भी था, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग, वो हट गया, ठीक है। तो 3 तो ये हट गए, एक AS 8 हट गया और एक AS 6 हट गया। तो इस तरीके से टोटल मिला के क्या हो गया, 32 में से 27 ही बच गए। तो यहाँ पे बोल रहा है दस इफेक्टिवली दे आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट प्रेजेंट। आप देख सकते हैं लिस्ट दिख रही है, सबसे पहला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो आपको याद रखना जरूर। और मैंने आपको बताया यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको क्या कराया होगा कि अलग अलग स्टोरी बना के आपको याद करवाया होगा कि आप ये याद कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, नहीं तो आप नॉर्मल भी देख लीजिए। AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली सबको पता रहता है, AS 4 रिवाइज्ड कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS 7 अब देखिए 6 हट गया, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक तरीके से। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS 8 जो भी बताया हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो हट गया, AS 9 रेवेन्यू रिकग्निशन, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवाइज बोल दिया। फिर इसके बाद देखिए AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब याद रखना कि AS अभी भी एप्लीकेबल है। मैंने बताया कि जो फेज़ 1 फेज़ 2 या जो आपने फेज़ 3 फेज़ 4 जितना भी पार्ट देखा, अगर उन कंपनीज़ पे इंड AS एप्लीकेबल नहीं है कुछ भी, तो उन पे क्या एप्लीकेबल होगा, AS का पार्ट एप्लीकेबल होगा। याद रखना द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट AS 11, ये आप याद रख लेना, ये आ सकता है इस तरीके से। पर अब जो आते हैं वो इंड AS के जनरली आते हैं और IFRS के आते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट
AS12, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS14 अकाउंटिंग फॉर अमालमेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, बोरोइंग कॉस्ट हो गया, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे आपको याद रखने हैं। AS16 सबको याद रहता है, लोग क्या भूल जाते हैं, AS17, AS18, AS15। अमालमेशन सबको ध्यान रहता है, क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आपको AS17, AS18 ये ध्यान रखना है। AS19 लीजेज, AS20 अर्निंग पर शेयर, ये सबको याद रहता है क्योंकि अलग से टॉपिक रहता है, हमें ध्यान रहता है। ये भी कॉमनली सबको ध्यान रहता है। ये AS21 भी हमने अलग से पढ़ा हुआ है, पर्टिकुलर टॉपिक। तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी याद रहता है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम आ गया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स आ गया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ गया, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटेंजिबल असेट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, और लास्ट में क्या आ गया, प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स आ गया। अब देखिए मैंने क्या कर रखा है, एक तरीके से ये तो नॉर्मल आपके पार्ट हो गए। आप देख सकते हैं 30, 31, 32 एस नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए इंड एस का पार्ट कवर कर रखा है, हल्का सा ऑब्जेक्टिव है, और साथ में क्या, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट दे रखे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके रेलिवेंट थे इंड एस के, वो हमने साथ साथ कवर कर लिए। जैसे इंड एस 103 है तो उसके साथ AS14 का पार्ट आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है यानी नॉट अवेलेबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई AS का पार्ट नहीं था, ये एक तरीके से नया है, ठीक। तो इस तरीके से कंपेयर भी कर लिया, पर बीच में जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं अगली वीडियो में जब आपको बताऊंगा तो कुछ भी नहीं है, सिंपल पार्ट है, आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे। लेकिन जो डिटेल पार्ट है वो आपका क्या आएगा, इसके बाद वाले पार्ट में आएगा। एक मिनट देखिए, लिस्ट ऑफ IFRS कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंड एस, ये आपकी आ गई। अब इसके बाद देखना, ये तो चलो लिस्ट है। अब देखिए ये आ गया, यह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यह है IFRS और यह है इंड एस, यह है AS, यह IFRS और ये इंड एस, यह है कंपेयर, और अराउंड ये है आपका मेरे हिसाब से 14-15 पेज का और बनेगा। तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि क्या क्या पार्ट रहते हैं। जैसे देखिए AS1 बोल दिया, IAS1 बोल दिया और इंड AS1 बोल दिया, तो उनसे रिलेटेड ये पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऐसे। फिर मैंने जैसे मान के चलिए ये रहा, ये IAS2 कवर कर लिया, जिसमें आपका जनरली क्या आएगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड पार्ट आ गया, तो ये आ गया। फिर देखिए AS3, IAS7, इंड AS7, इस तरीके से आ गया, ठीक। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट पता चल गया होगा। अगली वीडियोस में आ ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए कीजिए, ठीक है। और अगर मैं इसको पब्लिक में अपलोड करता हूँ तो वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।